हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और आज ये हमारी 10th क्लास है कॉन्सेप्ट्स की। सीडीपी के हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं और मुझे ये बताने की अब तो ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते हैं कि ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, अगर थोड़ी बहुत आपको नॉइस सुनाई दे तो आई एम रियली सॉरी। बारिश पड़ रही है बाहर और मैं बिल्कुल खिड़की के पास बैठी हूँ। और दूसरी चीज़, हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। बहुत अच्छा आज सी दिन है और देखिए जैसे जैसे कृष्ण जी का डे है और बाहर बारिश भी हो रही है, तो इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है, हमारा एक ब्यूटीफुल सा थॉट है आज के लिए, और वो ये है कि अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ कई बार क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा रिश्ता अहम है। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि ये देखना कि कौन सा रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंस देना। तो अगर कोई रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होता है ना जी, तो उसमें थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ी भी हो तो उसको जो है वो उसमें पेशेंस के साथ उसके साथ डील करना चाहिए। और ये मेरी चीज़ जो है मैंने अपने फादर इन लॉ से सीखी है, एंड बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली, एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि रिश्तों में प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वो प्रायोरिटी समझ में आती है और अगर आपके लिए कोई रिश्ता मायने रखता है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसकी कमियां भी जो हैं उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ उस इंसान की नहीं भी अच्छी लगती, आप उसे भूल भी जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो रिश्ता मायने रखता है। तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा रिश्ता मायने रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस रिश्ते में जो है एफर्ट्स डालिए, ठीक है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके लिए कोई रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट हो लेकिन आपको उस इंसान की कुछ चीज़ें नहीं पसंद हो, फिर भी आप उसे अनदेखा करें, ठीक है। सो देखिए यही लाइफ है। इसे एक पॉजिटिव नोट के साथ, एंड थैंक यू टू माय फादर इन लॉ जिन्होंने इतनी प्यारी सी चीज़ सिखाई है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा 47th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आज हमने बेसिकली हम ब्रूनर जी जो हैं, हम उनकी जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और हम सारी की सारी ब्रूनर की थ्योरी को पढ़ लेंगे, ठीक है। जेरोम ब्रूनर जो हैं वो बेसिकली एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है। वो ये कहते हैं कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, माने जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो वो कैसे होती है, वो कहते हैं सोच से होती है। मतलब कि जो आउटकम है, अगर हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, अगर हमारा संज्ञानात्मक विकास हुआ है, तो उसका जो सबसे बड़ा आउटकम होता है या रिजल्ट होता है वो होता है सोच, थिंकिंग, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरी की पूरी थ्योरी है जो ब्रूनर जी ने दी है, उसको हम करेंगे आगे चल के। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, विच टर्म यूज्ड बाय वाइगॉत्स्की डिड ब्रूनर सपोर्ट। अब वाइगॉत्स्की ने एक टर्म का इस्तेमाल किया था और उसी सेम टर्म को ब्रूनर जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो आपने ये बताना है कि वो कौन सी टर्म है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 है रेपिटिशन, दोहराव। ऑप्शन नंबर 2 है विधायक, इनएक्टिव। 3 डिस्कवरी, खोज। और चौथा है स्कैफोल्डिंग, मचान, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि दोनों एक ही टर्म के बारे में बात करते हैं, वो कौन सी है। एंड आई एम श्योर ये बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दे चुके हैं और वेरी गुड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी मचान या स्कैफ होल्डिंग है। ओके जी, अब इसको आगे पढ़ेंगे हम, क्या होता है, क्या बात की है। डिस्कवरी की बात भी ब्रूनर ने की है, स्कैफोल्डिंग की बात की है, इनएक्टिव एक स्टेज है उसकी बात की है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए आखिरी तक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 48, विच कैटेगरी इज लैंग्वेज बेस्ड। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो भाषा पर आधारित होती है। ये कुछ 4 कैटेगरीज दी हुई हैं, इनमें से 3 कैटेगरीज का नाम ब्रूनर लेते हैं, तो आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आइकॉनिक। ऑप्शन नंबर आइकॉनिक होता है देख के जब आप करते हैं, आँखों से जब आप दृश्य से जब आप बहुत सारे ऐसे इमेजेस से जो आप सेंसेस के द्वारा आप करते हैं। मैं इसको इन डिटेल आगे जाके बताऊंगी।
सिंबॉलिक होता है ऑब्वियसली सिंबल के द्वारा जब हम चीज़ें सीखते हैं, और तीसरा है विजुअल, सिर्फ और सिर्फ दृश्य। आइकॉनिक और विजुअल में फ़र्क होता है, आगे देखेंगे। चौथा है इनएक्टिव, जब आप बहुत सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उसके द्वारा। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी। उसको बताने से पहले कुछ और सेकंड लेते हैं और देखते हैं आप लोग इसका क्या करेक्ट आंसर देते हैं। कौन सी कैटेगरी जो है वो भाषा पर आधारित है, मतलब लैंग्वेज बेस्ड है, आपने ये बताना है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक जो होता है, सिंबल के द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं। ये बात जो है ब्रूनर जी बोल के गए हैं, हम आगे उनकी थ्योरी में अभी मैं करवाऊंगी, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंबॉलिक क्या है, आइकॉनिक क्या है, इनएक्टिव क्या है, पहले कौन सी स्टेज आती है, फिर सेकंड कौन सी आती है और थर्ड कौन सी आती है। ठीक है जी, ओके। एंड इसीलिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, इसको आप एटलीस्ट 2 बार देखें और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कीजिए और वो दोबारा से सारी की सारी जो थ्योरी को पढ़िए। मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे और आप वो पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ब्रूनर ऐसे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इज एन डैश प्रोसेस। जो रचनावादी सिद्धांत है वो कैसी प्रक्रिया है। अब देखिए, जो ब्रूनर है उनको एक कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी भी माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस प्रश्न का आंसर हमें चाहिए कि जब हम बात करते हैं रचनावादी सिद्धांत की, हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की, तो वो कैसा प्रोसेस है। एक कहता है कि ये दोहराव का प्रोसेस है, दूसरा कहता है नहीं ये एक स्मृति के आधार पर होता है, तीसरा कहता है एक सक्रिय प्रोसेस है, एक सक्रिय एक्टिव प्रक्रिया है, और चौथा कहता है एक शिकायत वाली प्रक्रिया है। तो आप आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड। आई एम श्योर आपको इसका आंसर आता है क्योंकि काफ़ी आसान प्रश्न है। तो देखिए जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि वो एक सक्रिय एक्टिव प्रक्रिया है। देखिए, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है, रचना करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ उसको बनाना। आप किसी भी चीज़ की रचना कब करेंगे, जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर आप किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं तो मुझे आप ये बताएं, क्या आप उसकी रचना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की रचना करना या कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है उसके अंदर सक्रिय होना, उसके अंदर एक्टिव होना, इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं या जो रचनावादी होते हैं वो एक्टिव होते हैं। वो इससे आपको याद रखना है, हमेशा ये ट्रिक दिमाग में याद रखिएगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब है बनाना, कुछ किसी भी चीज़ का निर्माण करना, रचना करना। किसी भी चीज़ का निर्माण आप तब तक नहीं कर सकते अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव होंगे तो करेंगे ना, तो यही इसका आंसर है। इसलिए रेपिटेशन, दोहराव, ये गलत है, स्मृति के आधार पर भी गलत है, शिकायत भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी ये एक सक्रिय प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यह है कि ब्रूनर की जो 3 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन की, मतलब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो हमारा संज्ञानात्मक जो ये डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं जिनको हम 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किस ऑर्डर में ये 3 स्टेजेस दिए हैं, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, आपने वो ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझाऊंगी ताकि वो तीनों को तीना ऑर्डर जो है आपको याद रहे कि पहले कौन सी स्टेज की वो बात कर रहे हैं, सेकंड कौन सी बात कर रहे हैं, थर्ड किसकी बात की, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले उन्होंने बात की इनएक्टिव यानी सक्रिय स्टेज की, कि कैसे आप सक्रिय से प्रतिष्ठ की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से आप कैसे प्रतीकात्मक चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। ठीक है, और उससे हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपकी ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, और इनको मैं अकेले जो तीनों के तीनों हैं इनको मैं डिटेल में आगे चल के जो है आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, तो बने रहिएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो सेशन है वो पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आज एक्स्ट्रा एक लाइक कृष्ण जी के लिए भी कीजिएगा, और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप न्यू हैं हमारे एडुटैप चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम पे एडुटैप सीटैट के नाम पे जो चैनल है, जो टेलीग्राम है ना, आप उस पर जाइए, आप उसको ज्वाइन कीजिए। बिकॉज अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आप ये जो पीडीएफ है, हर वो पीडीएफ जो इस सीरीज से रिलेटेड, आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए जेरोम ब्रूनर के बारे में देखते हैं कि उनकी जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं हम उसे। और बेसिकली जेरोम ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी वो बात करते हैं। सबसे पहले जिसकी वो बात करते हैं वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनात्मकतावाद, राइट, उसकी बात करते हैं। जैसे अभी हमने प्रश्न में भी देखा था कि जो रचनावादी होते हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, वो एक बहुत ही कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत एक्टिव प्रोसेस होता है, एक बहुत ही सक्रिय प्रोसेस होता है। फिर वो बात करते हैं डिस्कवरी लर्निंग, यानी खोज अधिगम की, कि वो बेसिकली ये बताते हैं कि हमें अगर पढ़ाना है बच्चे को, तो हमें सिखानी अगर कोई चीज़ बच्चे को, तो किस तरीके से हमें उसे सिखानी चाहिए। फिर है ढांचा निर्माण या मचान, स्कैफोल्डिंग की। और फिर हम बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग की, वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पाइरल करिकुलम की और लैंग्वेज की। सो इन जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे जो ब्रूनर ने बोला है, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ब्रूनर हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ बच्चे को समझानी है या सिखानी है, अगर आप चाहते हैं इफ़ेक्टिव लर्निंग हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप दें। मतलब कि बच्चा जो है चीज़ को, सिचुएशन को एज अ होल पहले देख सके, उसको बेसिकली अंडरस्टैंड कर सके। वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, उसको एक हिरार्की में, एक हिरार्कियल फैशन में ऑर्गेनाइज करता है। मतलब हमारे दिमाग में जो चीज़ें हैं वो हिरार्की में बटी हुई हैं, ठीक है, एक उनका एक क्रम है, उसमें वो बटी हुई हैं। तो वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो जनरल आइडियाज़ हैं उस हिरार्की में टॉप में, मतलब जो क्रम है, सबसे पहले हमें एक जनरल आइडिया होता है किसी भी चीज़ के बारे में, फिर धीरे 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 वो स्पेसिफिक हो जाता है या वो और ज़्यादा कंक्रीट हो जाता है। उनके उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। अपने ऊपर भी लगा के देखिए, जब हम इनिशियली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें LKG में मुझे लोअर KG, अपर KG यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें डाला जाता है। तो वो क्यों डाला जाता है कि हमें एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि अच्छा ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो हमें सिखाया जाता है कि देखिए A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है, ये बेसिक चीज़ों से हमारी शुरुआत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो भी और ज़्यादा कंक्रीट होती जाती है, ठीक है, यही होता है। तो अब ये देखेंगे कि कैसे होता है, ये सारी चीज़ें की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। सो एक एक करके हम जो ब्रूनर हैं वो क्या बोल के गए हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देखते जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर ने 3 स्टेजेस दिए लर्निंग के, इसको आप मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। बेसिकली मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से जो ज्ञान है या कोई इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, कैसे एनकोड का मतलब है कैसे डाली जाती है, ठीक है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको किसी तरीके से हमारे दिमाग में डाला गया है। और वो तरीके की बात, वो क्या तरीका है जिससे ज्ञान को आपकी मेमोरी या स्मृति में डाला जाए, वो कौन सा तरीका है, उसकी बात ब्रूनर करते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं इनएक्टिव स्टेज, जो 0 to 1 ईयर होती है। इनएक्टिव का जो है वो प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज के साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। मतलब अगर 0 to 1 ईयर में इनएक्टिव स्टेज की हम बात करते हैं, तो वो अगर ब्रूनर उसकी बात कर रहे हैं इनएक्टिव स्टेज की, तो प्याजे वहाँ पे उसी टाइम 0 to 1 में सेंसरी मोटर स्टेज की जो बातें उसकी बात कर रहा है। तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ डाला है, इसको स्टार लगा लें। वैसे तो ब्रूनर की लास्ट ईयर मैंने देखे हैं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन CTET में तो नहीं पूछे गए हैं, या इनफैक्ट मैंने UP TET में भी चेक किया है, नहीं पूछे गए हैं। लेकिन
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें नहीं पता है ना कि अगर अभी तक नहीं पूछा गया, ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं पूछा जा सकता। तो ये हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन स्पाइरल करिकुलम के ऊपर आ रखा है, तो इसलिए हमें इसको समझना और डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये थ्योरी आती है तो हमें पता होना चाहिए कि इस थ्योरी में बेसिकली है क्या। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि इनएक्टिव स्टेज 0 to 1 ईयर है, पहली चीज़। और यहाँ पे अगर हम प्याजे की बात करें तो वहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इनएक्टिव स्टेज होती है, जो इतनी सक्रिय स्टेज होती है, इसमें होता क्या है। वो कहते हैं कि इस स्टेज में हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्शन पे आधारित होती है। बिल्कुल सही है। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें, 0 to 1 ईयर के बच्चे को देखें, तो वो सारी चीज़ें फिजिकली करते हैं, है ना, फिजिकली कर करके सीखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई उनकी थिंकिंग नहीं चल रही होती। एक 0 to 1 ईयर के बच्चा कोई सोच, उसकी इंटरनल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही होती। ये नहीं है कि ही इज़ थिंकिंग दिस और वो इसलिए कर रहा है, नो, वो कर करके चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। सो लर्निंग बाय डूइंग वहाँ चलता है। तो आपको ये याद रखना है, 0 to 1 ईयर में बच्चा क्या करता है, आपके सामने ही है, आप खुद दिमाग लगाइए। अगर 0 to 1 ईयर का बच्चा है तो वो क्या सोच कर लेगा, क्या थिंकिंग कर लेगा, तो क्या करेगा, चीज़ों को कर करके सीखेगा, है ना। जैसे कि क्रॉल करना सीख रहा है तो करके सीखेगा। किसी चीज़ पे उसने टच कर दिया और अगर उसका हाथ लग गया, कुछ चोट लग गई, तो उसको लगे, नेक्स्ट टाइम वो उससे डरेगा कि उस चीज़ के पास नहीं जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें वो करके सीख रहा है, ठीक है, क्योंकि उस एज में आपकी इंटरनल जो सोच है, जो थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा वो नहीं चल रही है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ से जो चीज़ें आप सीखते हैं, यही चीज़ें फिर लेटर ऑन बहुत सारी आप जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करके ही सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग करना, उसको आप करके ही सीखेंगे। आपको जितना मर्जी बता दिया जाए कि ये रेसिपी है, लेकिन जब तक आप उसे खुद नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। इसी तरीके से कार चलाना या बाइक चलाना, मैं आपको ओरली जितना मर्जी बता दूँ कि अच्छा पहले देखो जी क्लच दबाना होता है, फिर आपने फर्स्ट गियर डाल के फिर स्टार्ट करनी होती है गाड़ी, ठीक है। ये मैं आपको ओरली जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जब आप एक्चुअल में करेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। तो यही उन्होंने बोला कि जब हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें करके सीखता है, वो करेगा और वो सीखेगा, ठीक है। इसी तरीके से यही मोड, मतलब जो इनएक्टिव है, जो सक्रियात्मकता है, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करके ही सीखते हैं। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, चाहे वो बाइक चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, साइकिल चलाना हो, चाहे वो कुकिंग हो, है ना। सो आप उन्हें करेंगे तो ही आपको आएगी। ओरली आपको कोई जितना मर्जी समझा दे, आपको वो समझ में नहीं आती। दूसरी चीज़ जिसकी वो बात करते हैं वो है आइकॉनिक, ठीक है। अब देखो, वो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ब्रूनर है वो कभी भी ये नहीं कहते कि जैसे प्याजे हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर कट स्टेजेस काट के रखी हैं कि ये स्टेज प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, ऐसे उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल है, ऐसे स्टेजेस काटे हैं। जो ब्रूनर है वो ये कहते हैं कि भाई जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनकी हम ये बात कर रहे हैं, ये अलग अलग जो तीनों के तीनों मोड हैं, ये बेसिकली आपस में जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज अलग है, दूसरी अलग है। वो कहते हैं कि आपने जो पहली स्टेज में सीखा वो बहुत ईजिली टर्न हो जाता है सेकेंड में, फिर बहुत ईजिली टर्न हो जाता है थर्ड में। अगर हम अपने ऊपर भी लगा के देखें तो जब हम 0 to 1 ईयर्स में थे तो हमें ऑब्वियसली, अगर हम आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए ये चीज़ कि वो हर चीज़ को पहले करके सीखेंगे, फिर धीरे धीरे बहुत इजी ट्रांजिशन होती है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होती है कि उनको पिक्चर्स के द्वारा चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं। तो यही जो है वो ब्रूनर बोल के गए, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्लियर कट स्टेज है कि ओके दिस इज स्टेज 1, जो स्टेज 1 में हुआ वो स्टेज 2 में नहीं कुछ होएगा। कहते बहुत लूज ट्रांजिशन होती है कि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है। तो आइकॉनिक में वो क्या कह रहे हैं, 1 से 6 साल, तभी 1 to 6 उन्होंने लिया है, ठीक है। अब देखिए, वो कहते हैं कि बाद में क्या होता है, 1 से 6 साल में आपके जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में, वो इमेजेस के द्वारा, जो आइकन्स होते हैं उसके द्वारा आपके दिमाग में जानी शुरू हो जाती है, ठीक है, पिक्चर्स के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है ऐसे कि जब भी आप कोई भी नई चीज़ पढ़ें तो आप उसको एक बार लिख के या डायग्राम के द्वारा या इलस्ट्रेशन के द्वारा तब आप उसे पढ़ें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस
इमेजेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है माइंड में। तो जब ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको ट्री बोलूँ तो आपके दिमाग में ट्री से रिलेटेड एक पिक्चर है, वो आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जो ज्ञान है या इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में एक इमेज की फॉर्म में है, एक आइकन की फॉर्म में है। ठीक है, और यूजुअली विजुअल होती है ना, तो ये चीज़ हम अपने दिमाग में वो पिक्चर्स बिठा लेते हैं। ठीक है, फिर जब वो इनएक्टिव स्टेज की वो बात कर रहे थे, जब हम इससे पहली स्टेज की बात कर रहे हैं, उस समय मैंने कहा कि अगर मुझे कोई चीज़ सिखानी है तो बच्चा करके सीखेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे को लेट्स से उसका खिलौना होता है ना, कोई भी खिलौना है, तो फॉर एग्जांपल उस खिलौने से उसको डर लगा या कोई भी तरीके से उसको वो डर गया, तो उसके दिमाग में वो एक डर जो है वो बैठ जाएगा। वो कैसे हुआ? क्योंकि उसकी फिजिकल जो एक्टिविटी थी उसके द्वारा। और उसकी बाद में क्या होगा, अगर वो 1 to 6 में जाते जाते उसकी एक इमेज बैठ जाएगी उसके दिमाग में। आप समझ रहे हैं? सो जब भी इमेज बैठ जाएगी तो जब भी वो वही चीज़ देखेगा, उससे रिलेटेड चीज़ देखेगा, तो उसको डर लगेगा। तो आइकॉनिक में यही है। ठीक है, आप इमेज जो है, जो पिक्चर होती है, ठीक है, इमेज का मतलब फोटो है, फोटो होती है चीज़ों की, वो आप अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। फिर आता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक जो है जी वो 7 ईयर ऑनवर्ड्स होता है। सिंबॉलिक का मतलब ये है कि सबसे लास्ट में जो है वो हमारा सिंबॉलिक डेवलप होता है। सिंबॉलिक है कि जब आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप स्टोर कर रहे हो अपने माइंड में, लेकिन सिंबल के द्वारा। और वो जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का एक सिंबल है। हम चाहे इंग्लिश बोलें, चाहे हम हिंदी बोलें, चाहे पंजाबी बोलें, तो उनके सबके सिंबल्स हैं, हमने वो सीखे हैं, वो कोड हैं जो हमने सीखे हैं। और वो लैंग्वेज जो है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ही जो है अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। अब देखो पियाजे की कौन सी स्टेज, ये आपसे पूछा जा सकता है, कॉरस्पॉन्ड करती है ब्रूनर के सिंबॉलिक मोड के साथ। तो वो है जी पियाजे की है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कंक्रीट ऑपरेशनल। ओके जी, नॉलेज देखिए यहाँ पे सिंबल का मतलब है, चाहे वो शब्द हैं, चाहे वो कोई आपके मैथ के सिंबल्स हैं। अब देखिए मैथ के जितने भी फॉर्मूलाज हैं या हमें याद है, वो सिंबल के द्वारा ही तो याद है। ठीक है, इसी तरीके से म्यूजिक होता है, उसके अपने सिंबल होते हैं। तो जो सारी की सारी नॉलेज है वो सिंबल्स के द्वारा हमारे दिमाग में रहती है। तो अब देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले करके चीज़ें सीखी, जैसे जैसे चीज़ें करी उसके बाद इमेजेस के द्वारा चीज़ें सीखी और उसके बाद सिंबल्स के द्वारा चीज़ें सीखी। ठीक है, तो इनएक्टिव से ही आपको शब्द से समझ में आ जाएगा। इनएक्टिव का मतलब होता है, इनएक्टिव में ही वो उसका मतलब छुपा हुआ है एक्टिव। ठीक है, सो इसका मतलब है चीज़ों को करके सीखना, एक्टिव होके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो चीज़ों को जब किया तब सीखा। तो पहली स्टेज यही है, करके सीखना चीज़ों को। उसके बाद हमने चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर किया है फोटो के फॉर्म में, आइकॉनिक फोटो के द्वारा। ठीक है, फिर तीसरा सिंबल तो बहुत आसान है। ठीक है, जब हम फोटो स्टोर करना सीख जाएंगे, हमें पता है अब हर चीज़ की पिक्चर है हमारे दिमाग में, तो फाइनली हम सिंबल के द्वारा चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिनकी बात वो करके गए हैं। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, जो अगेन ब्रूनर का कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी लर्निंग। वो क्या है? ब्रूनर ये कहते हैं कि बेसिकली खोज की बात वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चा है बेसिकली उसको डिस्कवरी लर्निंग करानी चाहिए, मतलब कि वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करता है। ठीक है, पहली बात वो ये कहते हैं, और ये ट्रू भी है। मैंने आपको अभी बोला इनएक्टिव कि बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखता है। तो जब भी बच्चा चीज़ों को खुद करके सीखेगा वो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ में आएंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को खाना खिलाना सिखाना चाहते हैं कि खाना कैसे खाते हैं, तो ऐसा ज़रूर होगा जब आप उसको सिखाने जाएंगे, ऑब्वियसली वो बहुत गंदा करेगा, बहुत गंद डालेगा, लेकिन वो सीख जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप उसको करने देना है, उसके सामने वो खाना रख देना है, स्पून रख देना है, सब कुछ रख देना है, और आपने सिर्फ उसके साथ बैठ के खाना खाना है। तो वो क्या करेगा, वो खुद अपने आप खुद एक्टिव होके खुद इनिशिएट लेके करेगा। ऑब्वियसली बात है इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो चीज़ें शायद फैला दे इधर उधर और बहुत गंदा कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन वो एक्टिव होके उसका पार्ट बनेगा और वो खुद उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। तो डिस्कवरी लर्निंग जो है वो ये कहती है कि बच्चा पहली चीज़, इनको हम एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहते हैं कि बच्चा खुद
बहुत रचनावादी होता है और वो खुद करके चीज़ों को सीखता है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो देखो डिस्कवरी लर्निंग क्या है, ठीक है, वो हम इससे ही रिलेटेड डिस्कवरी लर्निंग है कि खोज, बच्चे को खुद आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें, ऐसी इंफॉर्मेशन दें कि बच्चा खुद उस चीज़ को सीखे, वो खुद खोज करे उसमें से, ठीक है। अब देखो टीचर का क्या काम है या एक पेरेंट का क्या काम है। टीचर या पेरेंट का काम ये होता है कि रट्टा ना मरवाएं आप चीज़ों का, कि रट्टा नहीं मरवाएं, ठीक है, आप उसको उस जो उसका सीखने की प्रक्रिया उसको आप फैसिलिटेट करें, उसे आप अच्छा बनाएं रादर देन कि आप उसे रट्टा मरवाएं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक टीचर हैं या आप अगर एक पेरेंट हैं तो आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से इतने प्रेजेंट करें कि बच्चा चीज़ों को समझे, वो खुद उनमें से खोज करे, डिस्कवर करे, जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे को देनी है और स्पेशली आपको वो इन्फॉर्मेशन बच्चे को देनी है जो उसको चाहिए, ठीक है। लेकिन आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं करके दें, ठीक है, आप उस पर छोड़ दें, बच्चे पे छोड़ दें कि वो खुद जो है उसको जो है वो करे, ठीक है, खुद करके वो सीखे, खुद उसको करने दें, डिस्कवर करने दें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इस अगर आप बच्चे को ऐसे सिखाना चाहते हैं, बट ऐसे सिखाने से क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा और वो उस चीज़ को सीख लेगा। तो इसी डिस्कवरी लर्निंग को और अच्छा बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्पाइरल करिकुलम, ठीक है। सो अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो ये जो डिस्कवरी लर्निंग है, जो खोज सीखना है या खोज का अधिगम है, ये बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें क्या करना है आपको, स्पाइरल करिकुलम में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखिए स्पाइरल कैसी होती है, अगर आपने स्पाइरल देखा, ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे 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 नीचे, सॉरी मैं यहाँ पे डायग्राम डालना भूल गई हूँ, आई थिंक मेरे दिमाग से स्किप हो गया, आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर आप स्पाइरल देखें तो ऊपर से वो चौड़ी होती है और नीचे तक आते आते वो नैरो हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको बहुत बेसिक चीज़ें सिखानी है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके उसको चीज़ें सिखानी है, ठीक है। फिर क्या होगा, स्पाइरल में क्या होता है, देखो ऐसे जब स्पाइरल घूमती है नीचे की तरफ वो नैरो होती जाती है, लेकिन जब वो टॉप पे होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, मतलब बेसिक होती है, सिंप्लीफाइड होती है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें सिखानी है हमने सबसे पहले, क्योंकि उसका लेवल नहीं है और हमें उसका लेवल बनाना है। फिर क्या होगा, जब हम बच्चे को वो सिंपल चीज़ें सिखा देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे तो हर बार हमें वो पिछली वाली चीज़ को दोबारा से उसको सिखाना है, ठीक है। फिर उसको सिखाते सिखाते उसको अगले कॉम्प्लेक्स पे लेके जाना है, मतलब सिंपल सी भाषा में अगर आपको बोलूँ कि पहले बच्चे को कोई सिंपल चीज़ सिखाएं, बेसिक चीज़ सिखाएं और उसके बाद उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ सिखाएं। पहले उसे बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि बच्चा बहुत अच्छी मैथ सीख जाए। अगर सपोज कीजिए किसी बच्चे को मैथ नहीं आती और उसको बिल्कुल मैथ्स का कुछ नहीं पता है ना, ऑब्वियसली बात है, आपने उसे सिखाना है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप उसे बहुत सिंपल चीज़ें सिखाएंगे। आप उसे सिंपल चीज़ें, जैसे आप उसे ये सिखा सकते हैं, आप उसे अपने साथ मार्केट लेके गए तो आपने शॉपकीपर को आपने उसके 10 रुपीज़ उसको बोला, आप इसको 10 रुपीज़ दे दीजिए, फिर शॉपकीपर ने आपको कुछ वापस दिए, तो आप उसको बेसिक एडिशन सिखा रहे हैं कि देखो मैंने 10 रुपीज़ दिए थे। उससे भी पहले आप क्या सिखा चुके होंगे बच्चे को, 1 to 10 पूरी से काउंटिंग सिखा चुके होंगे, ठीक है। तो आपने बहुत सिंपल लेवल पे चीज़ें स्टार्ट करनी है और फिर आप उसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, ठीक है। और हमने सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही सीखी हैं। तो सब्जेक्ट को हमेशा आपने इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में सिखाना है, ये होती है स्पाइरल एनालॉजी या ये होता है स्पाइरल करिकुलम, कि पहले बेसिक चीज़ सिंपल सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सिंपल स्पाइरल करिकुलम याद रखिएगा, करिकुलम याद रखिएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कि अगर आप बच्चे को आइडियली कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो आपको उन्हें खुद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने देना चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग ये कहता है उनको खुद करके उसमें से सीखने देने दीजिए। वो बहुत गलतियां करेंगे और लेकिन आप उन्हें करने दें, सो दैट वो बाद में वो लर्न कर लें। लेकिन धीरे धीरे आप उसे सिंपल से पहले सिंपल चीज़ सिखाते जाएं, बेसिक चीज़ सिखाते जाएं और फिर आप उसे धीरे धीरे उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएं ताकि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत आसानी से सीख ले। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को बेसिक मैनर्स सिखानी है या बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना है मैनर्स का, तो हम बहुत सिंपल चीज़ों से स्टार्ट
करते हैं। वो सिंपल सी चीज़ हो सकती है, थैंक यू बोलना हर बात पे, सॉरी बोलना अगर आपकी गलती है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिंपल चीज़ों से हमने शुरू किया, लेकिन फिर धीरे 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 अच्छा कैसे किसी से बात करनी है, आगे से बात मतलब आपको आंसर बैक नहीं करना है या वॉट, तो जो भी आप उसे मैनर सिखाते जा रहे हैं, उस सिंपल लेवल में कुछ और चीज़ें आप ऐड करते जाएंगे, लेकिन जो आपने सिंपल चीज़ सिखाई है पहली, वो आप उसे रीइंफोर्स करते जाएंगे कि वो भी चलती जाएगी साथ में। ये नहीं कि आपने सॉरी या थैंक यू एक बार सिखा दिया उसको आप छोड़ देंगे, आप उसको लेते ही आगे तक कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो ये स्पाइरल करिकुलम है, ये बहुत सिंपल से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। सिंपल से स्टार्ट कीजिए, बेसिक से स्टार्ट कीजिए और उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाइए, तो बच्चों को आप कुछ भी सिखा सकते हैं। सपोज आपको लगता है कि आपने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ानी है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो सेम तरीके से अगर हम फॉलो करें तो हम ऐसे उसको सिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइरल करिकुलम में ये कि आप उसको खुद करने दें, ठीक है, आप उसको चार्ज लेने दें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर है स्कैफोल्डिंग, जिसके बाद वाइगॉत्स्की भी करते हैं, जिसको हम मचान या ढांचा निर्माण भी बोलते हैं, और जिसकी बात बेसिकली ब्रूनर भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों के दोनों ये मानते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसका सोशल इन्वायरमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा किस सामाजिक वातावरण में में रह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस वातावरण में सोशल का मतलब है आपके जो लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके घर में जो भी हैं रिलेटिव्स वो, और फिर आपके नेबरहुड, ये सारा का सारा इन्वायरमेंट, फिर बच्चा जिसमें इंटरेक्ट कर रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे को कुछ भी बनाने में, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि एक अडल्ट जो होता है उसको बहुत एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन उसका काम बच्चे का काम करना नहीं है, उसका काम सिर्फ बच्चे को असिस्ट करने का है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही ये है कि आप बच्चे की मदद करें उतनी जितनी रिक्वायर्ड है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं आपको स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब हम पहली बार बच्चे को साइकिल चलानी सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं। अब देखिए, पहले हम उसको साइकिल पे बिठाते हैं और हम हमेशा उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं, क्योंकि हमें पता बच्चे को बैलेंस नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ पकड़ना है। तो हम उसको पैडल उसको मारने देते हैं, वो मारे ना मारे उसको बस ऊपर बिठाएं और सिर्फ उतना सा असिस्ट करे। आपने सिर्फ असिस्टेंस देनी है, आपने उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना, चलाना नहीं है उसका साइकिल, बट आपने उसकी असिस्टेंस की। तो आपने क्या किया, आपने पीछे से उसकी साइकिल पकड़ी ताकि वो चला ले। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आपका बच्चा जो है वो खुद उसको चलाना स्टार्ट कर देगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको एक ऐसी साइकिल लेके देंगे जिसके दोनों साइड पहिए होते हैं, आपने देखे ना छोटे छोटे से पहिए लगे होते हैं। तो अब क्या है, वो पहिए क्यों है, क्योंकि उसको बैलेंस नहीं आता, तो इसके द्वारा वो बैलेंस सीख जाएगा। फिर तीसरी बार क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो पहिए उतार देंगे, क्योंकि अब आपने देख लिया कि आपके बच्चे को असिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही है स्कैफोल्डिंग, जितनी असिस्टेंस की ज़रूरत है बच्चे को, अगर हम उससे ज़्यादा दें तो वो सीख नहीं सकता, तो उतनी की असिस्टेंस देनी चाहिए जिससे हमें पता है क्योंकि ये सीख लेगा। अगर हम हद से ज़्यादा असिस्ट करेंगे, कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप बच्चे को खुद खाना सिखाना चाहते हैं, तो अगर आप हर बार उसको खिलाना स्टार्ट कर देंगे कि चलो मैं खिला देता हूँ, कि ओके ये तो बहुत टाइम लगा रहा खाना खाने में, मैं खिला देता हूँ, तो वो कभी नहीं सीखेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको असिस्ट करना है, मदद करनी है, तो आप थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, बाकी आप उसको करने दें। सो ढांचा निर्माण या मचान या स्कैफोल्डिंग का मतलब यही है कि आप उतनी असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उतनी मदद दें, असिस्टेंस होती है मदद, उतनी ही मदद दें एक अडल्ट बच्चे को जितनी रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं। जो ब्रूनर है वाइगॉत्स्की की तरह, वो भी यही बात कहते हैं कि एक जो बच्चा होता है उसकी जो सामाजिक जो सोशल नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस सोशल नेचर में जो लोग हैं, जो अडल्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनका रोल उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोगों को मदद करनी चाहिए, बच्चों की मदद आप करें कि वो कोई भी कौशल, कोई भी स्किल सीख लें, और उसमें स्कैफोल्डिंग बहुत अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी असिस्टेंस या कितनी मदद उस बच्चे को देनी है, क्योंकि देखिए अगर आप हद से ज़्यादा भी बच्चे को मदद देना स्टार्ट कर देंगे, वो आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि ठीक है एट द एंड इन्होंने कर तो देना ही है। आपने वो नहीं करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही ये होता है कि आप उतनी की ही बच्चे को उतनी की असिस्टेंस करें जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमें लगता है कि शायद बच्चे को मैं कर दूं, उसको ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बच्चे की एक बहुत अच्छी एक लैंग्वेज
लैंग्वेज होती है, हम सबकी एक बॉडी की मेमोरी भी होती है। तो आप जो भी चीज़ें करेंगे वो उसको उसकी ऑटोमेटिकली कंडीशनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली वाइगोत्स्की और ब्रूनर जो है वो यही कहते हैं कि अगर आप एक बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो पहला आप उसका जो सामाजिक इन्वायरमेंट है उसको देखें, और दूसरा उस सामाजिक इन्वायरमेंट में जो लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको ब्रूनर और वाइगोत्स्की दोनों बात करते हैं, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि स्कैफोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपने देखा होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की के टर्म में भी पूछा गया, और आपसे ऐसे पूछ भी सकते हैं कि अच्छा ब्रूनर ने कौन सा जो कॉन्सेप्ट है उसके जो वाइगोत्स्की का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वो दोनों ही बात करते हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग है। चलिए देखिए, जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसकी बात वाइगोत्स्की ने अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर की थी। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ेंगे जब हम वाइगोत्स्की पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको सिर्फ स्कैफोल्डिंग जानना है, कॉन्सेप्ट जानना है, डिस्कवरी लर्निंग जानना था, वो मैं आपको बता दिया है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्पायरल करिकुलम बहुत आसान और सिंपल भाषा में आपको मैंने डेली लाइफ एग्जाम्पल दे के समझाया ताकि आपको कोई डाउट या कोई वो ना रहे। ठीक है, और ये इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए हमारे पास इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए जो सीटैट एड्यूटैप सीटैट के नाम से है। वहाँ पे आपको इस जो लेक्चर की PDF है वो भी मिल जाएगी। सो अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ लाइव चैट में मत लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं उसको बाद में आंसर कर सकती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। मैंने जितनी ईजी मैं इसको बना सकती थी मैंने उतना ईजी इसको रखा है। आई होप आपको समझ में आया है।